हेलो। तो आप सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त का दिन है और जब भी हम ऐसे वीडियोस को लेकर आते हैं जब हमारे व्हाइट बोर्ड के पीछे कोई भी चीज़ नहीं लिखी होती है, इसका मतलब होता है कि हम कुछ खास वीडियो लेकर आए हैं। आज हम लाए हैं आपके लिए ऑटोबायोग्राफी, वो भी एक महान स्वतंत्रता सेनानी जो कि ना सिर्फ और सिर्फ उनका योगदान है बल्कि बहुत बड़ा योगदान है भारत की स्वतंत्रता में। आप सभी महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि जैसे कई वीर जवानों के बारे में भी जानते होंगे। इन्हीं में से एक थे भगत सिंह, जो 23 साल की उम्र में ही अपने देश के लिए फांसी की सजा पर चढ़ गए थे। फांसी जैसे सूली पर चढ़ा दिए गए थे और इन्होंने हंसते हंसते फांसी की सजा को स्वीकार किया था और इन्होंने फांसी लेते वक्त भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था और साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिया था। आप सभी जानते हैं कि पंजाब के लायलपुर जिले के बावली गांव में भगत सिंह का जन्म हुआ है। भगत सिंह के पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर है। इनकी सभी परिवार, इनकी जितने भी पुरखे रहे हैं वो सभी भारत माँ के बहुत ही बड़े देशभक्त रहे हैं और अपने देशों के लिए सबसे बड़े देशभक्त रहे हैं। और ये कहना खुद से बेईमानी होगी कि भगत सिंह देशभक्त नहीं थे। भगत सिंह जैसा देशभक्त आज तक हमने कभी न सुना है और ना ही ऐसा लगता है कि ऐसा हम आगे चलकर सुन पाएंगे। ओके, तो कई पीढ़ियों से युवाओं की जो आइडियल बनकर आते रहे हैं हमारे भगत सिंह, और ना जाने और कितनी पीढ़ियों के आइडियल बनते आएंगे और ये तो हमें नहीं पता, लेकिन सैल्यूट है उस भगत सिंह को जो अपने 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए शहीद हो गए थे। आज हम उन्हीं की जीवनी के बारे में चर्चा करेंगे कि उनकी जीवन कैसा बीता। जब उनका जन्म हुआ था तो वो पंजाब के लायलपुर जिले में बावली गांव में हुआ था और बावली गांव में हुआ था। उसके बहुत ही तत्पश्चात ही ये जो थे अपने सभी भाई बहनों में एक अश्वामिक, एक अलग ही प्रकृति के, एक अलग ही तरीके के बुद्धि के साथ बुद्धि के स्वामी थे और सभी भाई बहनों में इनका एक अलग ही जो था, ये अपना अलग ही माइंड से, अपना अलग दिमाग से, अपनी सब चीजें, सोच विचार सब चीज से अलग प्रकृति के दिखाई पड़ते थे। और उन्हीं में से एक है हमारे भगत सिंह, जिन्होंने इस देश के लिए ना सिर्फ तो बलिदान दिया और अपने हंसते हंसते भी फांसी पर चले गए और ये कहा कि इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद तेरा नाश हो। एक बार की बात है जब सरदार किशन सिंह के साथ यानी कि भगत सिंह के पिताजी जब खेतों में टहल रहे थे तो भगत सिंह भी उनके साथ थे। तो उन्होंने भगत सिंह ने अपने पिता से एक सवाल किया कि पिताजी ये चल क्या रहा है। उस वक्त बुआई का मौसम, उस वक्त बुआई चल रहा था, खेतों में फसलों की बुआई चल रही थी। तो उनके पिता ने जवाब दिया कि बेटा ये बुआई चल रही है, फसलों की हम बुआई करते हैं, यही बीज जो है, इस बीज की जब हम बुआई करते हैं तो ये बीज जो है हमारे आगे चलकर हमारे बड़े बड़े फसलों बनते हैं और जिनसे हम अनाज प्राप्त करते हैं। और तब उसी वक्त भगत सिंह ने बोला था अपने पिताजी से कि पिताजी हम क्यों ना इस भारत माँ की पवित्र भूमि पर, इस भारत माँ की इस पवित्र भूमि पर, इस भूमि पर बहुत सालों से, अनेकों वर्षों से इस देश पर, इस भारत माँ की भूमि पर जो हमारे इस भारत माँ को गुलाम बनाए रखा है उनके विरुद्ध लड़ने के लिए हम क्यों ना यहाँ पर कारतूस, बंदूकें, राइफल्स आदि बोए जा, ताकि आगे चलकर हमें भी भरपूर मात्रा में राइफल्स, बंदूकें, बम और कारतूस मिले, जिनसे उन्हीं भारत माँ के उन्हीं कोख से निकले उस बंदूकों से हम इस अंग्रेजी साम्राज्य को खदेड़ दें और अपने देश से निकाल दें। उनके पिता ये बात सुनकर दंग तो जरूर रह गए थे, लेकिन उन्हें आश्चर्य तो बहुत हुआ था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मेरा पुत्र जो है, मेरा बेटा जो है, वो अपने पूरे का पूरा अपना जो देशभक्त है, अपनी भारत माँ की सेवा में तत्पर है। बहुत साल के वक्त से ये सभी स्टूडेंट से अलग थे भगत सिंह। जब इन्होंने अपने स्कूल में दाखिला लिया था और बहुत ही कम उम्र में इन्होंने क्या किया है कि अपना ये बहुत ही कम उम्र में ये क्रांतिकारी, स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो हमारे जो संगठन बनाए गए थे, क्रांतिकारी संगठन, उन्होंने इसमें भाग लिया और बहुत जल्द उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। उन्होंने अपनी पढ़ाई को त्याग दी। ठीक है, 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने, 12 वर्ष और 13 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना प्रारंभ कर दिया था। और 13 अप्रैल 1919 की वो दिन थी जब हमारे देश के लिए सबसे बड़ा
और सबसे बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा था हमारे इस देश को उस दिन 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सभी जानते हैं। जैसे ही भगत सिंह को ये खबर मिली कि जालियांवाला बाग में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को बिना उन्हें सूचित किए सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन करने के लिए उन पर गोलियों की बौछार कर दी गई थी, जिनमें करीबन हजारों से भी अधिक स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। जैसे ही भगत सिंह को ये बात मालूम पड़ी तो वो अपने जहां पर थे वहां से लगभग 20 किलोमीटर पैदल दूरी तय कर उस जालियांवाले बाग में पहुंचे और वहां पे खून से लथपथ हजारों शहीदों की शव को देखकर उन्होंने प्रणाम किया उन्हें, और वहां की जो मिट्टी में जो खून मिला था उस खून से सने मिट्टी को एक शीशे की बोतल में डालकर अपने घर ले आए। जब उनकी बहन ने उनसे ये सवाल किया कि तुम कहाँ गए थे, तो उन्होंने अपनी बहन से बताया कि मैं जालियांवाला बाग में गया था और ये वहीं की मिट्टी है, और वो दिन प्रतिदिन उस मिट्टी पर फूल चढ़ाते रहे। और जैसा आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी ने भी स्वतंत्रता के लिए कोई कम नहीं, महात्मा गांधी का भी बहुत बड़ा योगदान है इसमें। तो 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन चलाया, जिनमें उन्होंने कहा कि अहिंसा से ही हम अपने देश को आजाद करवा सकते हैं, और हिंसा के बिना भी हम आप सभी अंग्रेजी साम्राज्य के जितने भी जनरल ऑफिसर्स हैं, जितने भी हमारे देश पर जो है अंग्रेजी हुकूमत को हम अपने देश से खदेड़ कर भगा सकते हैं, वो भी हिंसा से नहीं, अहिंसा से। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने चलाया, और उस असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी ने कहा था कि सभी भारतवासी, जितने भी भारत के लोग हैं, वे सभी अंग्रेजी कंपनियों की जो है, अंग्रेजों की जो कंपनियां हैं, उनका सामान इस्तेमाल करना बंद कर दे। उनकी सामान इस्तेमाल करना न सिर्फ ना बंद करे, बल्कि उनकी स्कूलों में भी जाना बंद कर दे, ठीक है, और उनसे संबंधित सारा सामान करना इस्तेमाल ना करे। भगत सिंह भी इस असहयोग आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने अपनी किताब जला डाली जो अंग्रेजी हुकूमत की थी। उन्होंने उस किताब को जला डाली, लेकिन आश्चर्य की बात तो भगत सिंह के लिए तब हुई जब चौरी चौरा का कांड हुआ, जब सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा था सेनानियों द्वारा, वहां के लोगों द्वारा, तब इस असहयोग आंदोलन जब की बात चल ही रही थी, असहयोग आंदोलन, गांधी जी ने कहा था कि असहयोग आंदोलन अगर हम इसी प्रकार इसमें समर्थन देते रहे, 1 साल के अंदर अंदर हमारा भारत देश आजाद हो जाएगा। इसी बात को लेकर जब प्रदर्शन हो रही थी, रोडों पर, सड़कों पर प्रदर्शन हो रही थी, तो एक पुलिस चौकी के थाने में एक थानेदार को आग लगा दिया गया। उस थानेदार को आग लगा दिया गया, वहीं के जेल में बंद कर कर। गांधी जी इस बात से बहुत नाराज हुए और उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, और ना सिर्फ असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, अनेक स्वतंत्रता सेनानियों की जो स्वतंत्रता के प्रति जो उनकी आंखों में जो उम्मीद थी कि अब हमें स्वतंत्रता मिलेगी, उसे छीन लिया। भगत सिंह के मन में जहां तक बगैर हिंसा के, बिना हिंसा के, अहिंसा से अंग्रेजों को इस भारत देश से खदेड़ हटाने की जो उम्मीद बची हुई थी, इस असहयोग आंदोलन को वापस लेने के पश्चात वो भी ना बची। उनके बाद इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने के बाद भगत सिंह ने हिंसा का रास्ता चुनना ही सर्वश्रेष्ठ समझा कि भारत को स्वतंत्रता मिल सकती है तो सिर्फ और सिर्फ हिंसा के रास्ता से, अहिंसा से कुछ नहीं हो सकता है। उन्हें हिंसा की रास्ता ही गलत ना लगा भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए। उनके आंखों पर देशभक्ति की ऐसी पट्टी चली थी, ऐसे मिसाल है वो, देशभक्ति के लिए इतना प्यार था उनके प्रति कि अहिंसा को छोड़ हिंसा में वो गए और बोले कि हिंसा से ही हम भारत को आजाद करवाएंगे। और बहुत सारे क्रांतिकारी संगठनों के साथ जुड़े, और ना सिर्फ जुड़े, उनमें अपना बलिदान भी दिया, और आगे चलकर उनकी मुलाकात राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त आदि जैसे और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई महान स्वतंत्रता सेनानियों से हुई, और उन सभी के साथ मिलकर उन्होंने इस क्रांतिकारी गतिविधि को चलाया, क्रांतिकारी संगठन को चलाए, और ना सिर्फ चलाए, अंग्रेजों के खिलाफ कई कारनामे किए, जिनके कारण अंग्रेजों ने भगत सिंह को कितनी दफा जेल में भी डाला है, और फिर वो बाहर आए। जब उन्होंने इन संगठनों में भाग लिया, इन संगठनों में शामिल हुए, तो उन्होंने हिंसा के रास्ते को प्रमुख समझा, और हिंसा के रास्ते से ही भारत को आजाद करवाना
मुमकिन समझा कि हिंसा के रास्ते से ही भारत को आज़ाद किया जा सकता है, अहिंसा से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। जब इस क्रांतिकारी संगठनों से जब वो जुड़े, उसके बाद उन्होंने अपनी इस संगठन के कई सारी जो मतलब स्वतंत्रता सेनानी थे, कितने भी जितने क्रांतिकारी जो थे, उन सभी से मिलकर विचार विमर्श कर कर उन्होंने अपने इस पूरे भारत देश अपने पूरे भारत देश की जनता को एक ध्यान को एक तरफ आकर्षित करना चाहा, एक तरफ क्या करना चाहा, एकत्रित करना चाहा कि देखिए हमारा भारत जो है बहुत ही क्या है, मतलब यहाँ पर हमारा जो भारत पे है बहुत ही वर्षों से इन अंग्रेजों ने हुकूमत कर रखा है, अब टाइम आ गया है कि हम इन्हें खदेड़ भगाएं। उन्होंने ये प्लान बनाया, उन्होंने अपनी इस गतिविधि इस अपने संगठन में एक प्लान बनाया कि हम सेंट्रल असेंबली में केंद्रीय असेंबली में हम क्या करेंगे, बम फेंकेंगे। तो उन्होंने ये प्लान बनाया, और क्योंकि बम फेंकने का प्लान उनका था, भगत सिंह का था, इसलिए बम फेंकने भी भगत सिंह गए बटुकेश्वर दत्त के साथ उन्होंने उस असेंबली में गए और उन्होंने वहां पर बम विस्फोट किया, और विस्फोट भी बम इस प्रकार किया कि वहां के लोगों को, वहां के कोई भी, वहां पे ऐसी जगह पर उन्होंने बम को विस्फोट किया कि कोई भी व्यक्ति को खतरा ना पहुंचे। बम विस्फोट करके चाहते तो वो वहां से निकल सकते थे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का भी यही मानना था कि बम विस्फोट करने के बाद हम अपने सेनानियों, अपने भाइयों को हम वहां से भगा ले जाएंगे। लेकिन भगत सिंह ने इनका विरोध किया और कहा कि हम जो ये गोपनीय चला रहे हैं, हम जो ये गोपनीय संगठन चला रहे हैं, अब इसका समय आ गया है कि ये जनता के सामने आए, और इसलिए बम फेंककर वहां से मैं भागूंगा नहीं, मैं वहां पे आत्मसमर्पण करूंगा। वैसा ही हुआ, भगत सिंह ने वहां पे बम फेंका और आत्मसमर्पण किया, और अपनी मांगों को मुख्य न्यायाधीश के सामने रखने की मांग की। उन्होंने पुलिस की रिमांड पर कितने दिनों के बाद भी अपना मुंह ना खोला, और सिर्फ यही मांग की कि हम कुछ भी बोलेंगे तो मुख्य न्यायाधीश के मुंह पर ही बोलेंगे। मुख्य न्यायाधीश के सामने उनको पेश करना पड़ा, और तब उन्होंने वहां पर भी इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। और बम फेंकने के लिए उन्हें तो उम्र कैद की सजा दे दी गई थी, लेकिन हाई कोर्ट में अपील की गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट में अपील करने के बाद ही उन्हें क्या किया गया, उन्हें बम फेंकने के बाद हाई कोर्ट पर जब अपील किया गया तो मुख्य न्यायाधीश के बारे में उन्होंने अपनी बातों को रखा, और ना सिर्फ वो जानते थे कि उस कोर्ट में, उस न्यायालय में वहां पर सिर्फ वो ही नहीं होंगे, वहां पर वो अपनी बातों को खुले विचार से रख भी पाएंगे, और वहां पर अनेक सारे जो मीडिया वाले जो रहते हैं, समाचार पत्र वाले जो होते हैं, न्यूज़पेपर वाले होते हैं, वो कहीं ना कहीं इस मुद्दा को उठाकर अपने पेपर में डालेंगे, अपने अखबार में डालेंगे, जिससे हमारी पूरी भारत संभल जाएगी, पूरी भारत का ध्यान एक तरफ आकर्षित हो जाएगा, एकत्रित हो जाएगा। और इनका यही तरकीब काम किया, और उन्होंने अपनी बातों को रखा। उन्हीं में से एक न्यूज़ पेपर के जो संचालक थे, न्यूज़पेपर के जो एडिटर थे, वहां पर उन्होंने एक पर्चा को वहां से उठाया और उस पर्चे को न्यूज़पेपर में छाप दिया, जिसके से पूरे भारत के लोगों का भगत सिंह के प्रति और भी प्यार बढ़ने लगा। और भगत सिंह के प्रति सिर्फ और सिर्फ स्नेह के साथ साथ भगत सिंह के प्रति स्नेह ही नहीं, उन्होंने भगत सिंह का साथ भी दिया, उन्होंने भगत सिंह का समर्थन किया। और वो घड़ी आ ही गई थी जब भगत सिंह को फांसी दे दी जाने वाली थी। 24 मार्च 1931 का वो दिन था जब भगत सिंह को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन जनता थी वहां की, वो इतनी भगत सिंह की इतना समर्थन करती थी कि वहां की अंग्रेजी हुकूमतों को अगर 24 तारीख को, जैसे डेट अनाउंस कर दिया गया था कि 24 तारीख को उनको फांसी दी जाएगी, 1931 को 24 मार्च 1931 को फांसी दी जाएगी, अगर उस दिन फांसी दी जाती तो वहां पर शायद अनेक घटना घटित हो सकती थी, जिसके कारण जनता की भय के कारण अंग्रेजी हुकूमत ने 23 मार्च 1931 को शाम 7 बजे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को तीनों को एक साथ फांसी पर लटका दिया। और फांसी पर लटकने से पहले भी, फांसी पर जाने से पहले भी, फांसी प्राप्त करने से पहले भी फांसी के फंदे को उन्होंने चूमा और बोला, इनकलाब जिंदाबाद और भारत माता की जय, साम्राज्यवाद तेरा नाश हो। उन्होंने ये बातें बोली और हंसते हंसते अब फांसी पर सूली पर चले गए। और उन जैसे स्वतंत्रता सेनानी जो आज़ादी के करीबन 15-16 साल पहले ही मर गए, लेकिन शहीद हो गए। मरना कहना उनके लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर जो उनके बारे में कहता है कि वो मरे तो वो शायद ही कोई भारतीय नहीं होगा। उनके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो शब्द है कि वो शहीद हुए थे,
शहीद से भी अगर कोई बेस्ट शब्द है तो वो भी इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मरना नहीं। वो शहीद हुए थे इस भारत देश के लिए, भारत देश की आज़ादी के लिए। हम जैसा कि आप सभी जानते हैं 15 अगस्त आज के दिन हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। हम ना सिर्फ अपने इस ध्वज को, अपने इस तिरंगा को, बल्कि उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को सलामी देते हैं जो हमारे देश के लिए अनेक बार लड़े हैं और कई सारे बलिदान भी दिए हैं। जय हिंद, जय भारत।